हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे लैंग्वेज 1 के लिए 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कल बोला था कि एक फाइनल वीडियो में लेकर के आऊंगी, तो ये आप लोगों की फाइनल वीडियो होगी जहां पर हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने की जिनकी संभावना है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डील करेंगे। पूरा जरूर सेशन देखिए। मैं ट्राई करूंगी कि कम समय में सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूं, और जहां जरूरत होगी वहां मैं 2-4 पॉइंट डिस्कस कर लूंगी। अदरवाइज हम लोग थोड़ा इसको जल्दी ही करेंगे, ठीक है? बिकॉज फाइनल टाइम पे रैपिड फायर की तरह थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर किसी को लगेगा कि अगर वीडियो बहुत फास्ट हो रही है तो आप लोग इसको स्लो मोड करके भी देख सकते हो, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फटाफट आप पढ़ते जाना, हर एक क्वेश्चन को अपनी आप खुद की स्पीड भी बढ़ाइए क्वेश्चन को पढ़ने की, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर अ टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स इन लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग द पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज मोस्ट लाइकली टू। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला है कि अगर एक टीचर एक सेमेस्टर के एंड में क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। क्या क्या टेस्ट कर रहा है? लिसनिंग टेस्ट कर रहा है, बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहा है, स्पीकिंग को चेक कर रहा है, रीडिंग राइटिंग यानी जितने भी स्किल्स हैं उनको टीचर यहाँ चेक कर रहा है। तो ये जो अप्रोच है ये वो क्यों कर रहा है, ठीक है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि वो मेजर कर रहा है बच्चे की प्रोफिशिएंसी को। किसको मेजर कर रहा है? वो उनकी प्रोफिशिएंसी को मेजर कर रहा है एंड में। एंड मतलब कि वो कहीं ना कहीं उसको इवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है? ये एंड की बात हो रहा है यानी कि समेटिव कर रहा है, वो इवैल्यूएशन कर रहा है। तो उनकी प्रोफिशिएंसी क्या है, उनकी प्रवीणता क्या है भाषा में, प्रोफिशिएंसी टेस्ट को वो चेक कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए? ए बनेगा करेक्ट। और यहाँ पे ये एटीट्यूड को नहीं होगा केवल, ठीक है? प्रोफिशिएंसी को चेक करना इज मोर इम्पोर्टेंट। Second है, if a teacher wants to help students to learn vocabulary, which would be most effective way? अगर vocabulary डेवलप करना है तो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा? तो देखो vocabulary मतलब जो उसके शब्द भंडार है। अगर शब्दों को बहुत अच्छा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टीचर के लिए क्या है? टेक्स्ट बुक का यूज करना, रिटन करना। तो रिटन का काम नहीं है क्योंकि vocabulary शब्द से रिलेटेड है। तो स्टोरीज होगा, इमेजरी होगा, ड्रिलिंग होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है? टेक्स्ट बुक को यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। टेक्स्ट बुक में जब बच्चा रीड करता है ना, जब आप उसको रीडिंग एक्टिविटी देते हैं वहां पर सबसे ज्यादा उसके शब्द भंडार विकसित होंगे, ठीक है? तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ अजम्पशन व्हिच एक्सप्लेन्स द लैंग्वेज एज अ सेट ऑफ ग्रेडेड और रूल्स इज नोन एज। अब आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर लैंग्वेज को क्या बोला गया है? एज अ सेट ऑफ ग्रेडेड और रूल्स इज नोन एज। अब अगर कोई भाषा एज अ सेट ऑफ ग्रेडेड है और रूल्स है, यानी ग्रेडेड स्ट्रक्चर और रूल्स की बात यहाँ हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? स्ट्रक्चरल अप्रोच से होगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम ओरल अप्रोच भी बोलते हैं और ये फोकस किस पे करता है? सिलेक्शन और ग्रेडेशन पे, ठीक है? याद रखना, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल जो है वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चरल से। और स्ट्रक्चरल में 275 क्या सिखाया जाता है? ग्रेडेड स्ट्रक्चर को सिखाया जाता है। और 3000 क्या सिखाया जाता है? रूट वर्ड, ठीक है? रूट वर्ड्स होते हैं 3000 जिनका फोकस टीचर का रहता है कि वो इनको सिखा दे। ओके, तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन क्लासरूम? क्या चैलेंज है एक टीचिंग इंग्लिश क्लासरूम में? तो हमें पता है कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम की समस्या हमेशा ही रहती है, और रीडिंग हैबिट्स अच्छी होना ये कोई चैलेंज नहीं है। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल बिल्कुल है। तो यहाँ पर आंसर बना ऑप्शन ए और एंड सी बोथ, ठीक है? तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन? कौन सा यहाँ पर इवैल्यूएशन का फंक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको थोड़ा देखिएगा। इवैल्यूएशन का फंक्शन अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखो। इट हेल्प्स टीचर्स इम्प्रूव्स द लर्निंग प्रोसेस। क्या ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है? क्या ये टीचर की हेल्प करता है टू नो द वैल्यू ऑफ अचीवमेंट? तो हम अचीवमेंट की बात भी इवैल्यूएशन में करते हैं, ठीक है? और क्या ये फीडबैक प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम? ये भी है। तो यहाँ पर हम ऑल के साथ जाएंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ना
तीनों सही है और डी वाले में ऑल दिया हुआ है, तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर हम ऑल के साथ जाएं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए। मान लो कि यहाँ पे डी की जगह कुछ और होता तो हम क्या लगाते, अगर हमें बताना होता कि कोई एक बताओ, तब हम क्या लगाते, तब हम अचीवमेंट लगाते, बिकॉज जो बाकी चीजें हैं ना, ऑप्शन ए और सी है, ये कहीं ना कहीं असेसमेंट में भी आता है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होता है इवैल्यूएशन में, ठीक है। आगे कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब CLT मेथड के रिगार्डिंग कौन सा सही है, तो देख लो क्या क्या होगा। द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट लाइक फैसिलिटेटर और मॉनिटर, बिल्कुल ठीक है कि टीचर का रोल फैसिलिटेटर है और मॉनिटर है। लर्नर्स पार्टिसिपेट करते इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ लर्निंग को फॉलो किया जाता है, तो ये गलत हो गया, बिकॉज इंडिविजुअल ना होके क्या होता है, कोलैबोरेटिव होता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे कोलैब से सीखता है, यहाँ पे बच्चा ग्रुप से सीखता है, यहाँ पे पेयर में ज्यादा लर्निंग होती है ना कि इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ए जो है वो सही है एंड बी जो है वो गलत है, तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल वे ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। बच्चों के असेसमेंट का एक कन्वेंशनल वे क्या है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो पारंपरिक है, जो पुराना है। तो जो पारंपरिक तरीका है, जो कन्वेंशनल है, वो क्या हो जाएगा, समेटिव तरीका हो जाएगा। जैसे कि मान लो पेन पेपर टेस्ट हो रहा है, तो ये कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है। पेन पेपर टेस्ट हो रहा है तो ये क्या है, कन्वेंशनल है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। समेटिव असेसमेंट जो कि किसकी बात करता है, एट द एंड किसी भी लर्निंग की बात करता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट की बात करता है, अचीवमेंट की बात करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 है स्टूडेंट्स रीड द टेक्स्ट मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द जिस्ट ऑफ ओवरऑल सेंसेस ऑफ द टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहूंगी। रीडिंग के स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन है कि अगर बच्चा कोई रीड कर रहा है और वो बहुत स्लोली कर रहा है, ठीक है, मतलब वो धीरे पढ़ रहा है, डिटेल में पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या ले रहा है, जिस्ट ले रहा है। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, जिस्ट के लिए पढ़ रहा है और ओवरऑल सेंस के लिए पढ़ रहा है, यानी कि ओवरऑल जो आइडिया है उसको बच्चा यहाँ पे देख रहा है, आइडिया ले रहा है, जिस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर जो भी जिस्ट के लिए हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, हमारा स्किमिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बना, इसका बी बना। स्किमिंग जो एक्टिविटी है वो जिस्ट के लिए होती है और स्कैनिंग जो होती है वो डिटेल के लिए होती है। इसको डिटेल्ड भी बोलते हैं, डिटेल होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डिटेल्ड हो गई। और इसके अलावा पर्टिकुलर है, ठीक है, पर्टिकुलर पूछेगा पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, या स्पेसिफिक पूछेगा कि स्पेसिफिक क्या होती है। स्पेसिफिक जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, स्कैनिंग होती है। और अगर जिस्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक बात आपको याद रखनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्कीमिंग रीडिंग इज यूज्ड फॉर। अब इसमें बताओ कि स्कीमिंग जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो स्कीमिंग जो है वो क्या होता है, क्या वो फोकस्ड है, क्या वो ग्लैंस होता है, क्या वो डिटेल होता है, या वो डीप होता है। तो हमें पता है कि जो स्कीमिंग है वो हम किसके लिए करते हैं, जिस्ट के लिए पढ़ना है ना। ओवरऑल आइडिया आप देखते हो कि क्या है, टोटल क्या आइडिया इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये ग्लैंस से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। एक आप ग्लैंस देखते हो, ग्लैंस मतलब क्या है कि एक नजर डाल के हम किसी भी टेक्स्ट को देख लेते हैं कि अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है। मान लो कोई पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के आपने इसका टाइटल बता दिया, या आप ऊपर की हेडलाइंस जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती हैं उनको पढ़ना, तो वो एक ग्लैंस वाला हो गया है ना। आप पूरा बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या विशेषता होती है CCE की, फटाफट से देखो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है स्टूडेंट्स का, तो ये गलत है। हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। ये रिप्लेस करता है मार्क्स को ग्रेड से, और ये हर एस्पेक्ट को फोकस करता है, ये ठीक है। फर्स्ट सी वाला ठीक है। और ये एग्जाम फोबिया को रिड्यूस करता है, ये भी ठीक है। बच्चों के अंदर जो भय है एग्जाम का उसको इसने कम किया है। तो सी होगा, डी बिल्कुल होगा। और क्या बचा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। और वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स ये भी नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा, तो आप डिलीट कर दो ए वाला। तो बचा क्या, ए सी बी सी डी, ठीक है। तो बी भी ठीक है कि मार्क्स की जगह क्या है, अब ग्रेड को हम ज्यादा फोकस करने लग गए। तो यहाँ CCE के बारे में क्या है, ए को छोड़ के सारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज,
स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस। तो यहाँ पर देखो ये जो वर्ड यूज हुए हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? ये जो वर्ड्स हैं आईएनजी वाले वर्ड्स देख रहे हो, हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग, स्लीपिंग। तो ये जो आईएनजी है ना, वर्ब प्लस आईएनजी जो होते हैं, कुछ ऐसे हमारे वर्ब होते हैं ना जिनको हम एज नाउन भी यूज करते हैं, ठीक है। एज नाउन जिनको यूज किया जाता है उसको जेरेंड कहते हैं। तो जेरेंड जो होता है वो आईएनजी वाले वर्ब होती है। जैसे मैं बोलूँ कि स्विमिंग इज माई फेवरेट, है ना, तो मैंने स्विमिंग क्या है, मेरा नाउन हो गया कि मैंने बोला स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी। तो यहाँ जो स्विमिंग है वो क्या है, जेरेंड है, ठीक है। तो ये जेरेंड होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बताना है कि 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एक बनेगा जहाँ पे ना डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पूछेगा कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखो मच, मोर, मोस्ट होगा, मैनी, मच, मोस्ट होगा, बैड, बेटर, बैडेस्ट। तो बैड वर्ड्स वर्स्ट होता है, लाइक, लाइकर, लाइकेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है ए वाला करेक्ट है, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड। अगर हमें स्पीच हैबिट्स को डेवलप करना है तो क्या सबसे बेस्ट होगा? तो बच्चों की स्पीच को, प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर स्पीच हैबिट को हम प्रोनाउंसिएशन से ही करेंगे, ठीक है। आंसर क्या बना, ऑप्शन डी बना। बार बार हम क्या कराएंगे, उनको ड्रिल करा सकते हैं जिनसे कि उनकी जो स्पीच हैबिट है वो यहाँ पे विकसित होगी। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज अ डिप्थोंग साउंड। अब डिप्थोंग साउंड वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा है, तो देख लो फटाफट से। स्पीड में आई दिया हुआ है, ये होगा। लिक्विड में ये वाला आई दिया हुआ है। पैटर्नल में ए का साउंड है और आउट में एयू का साउंड है। तो डिप्थोंग वर्ड क्या है, आउट, ठीक है। डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये वाला जो साउंड है इससे कौन से शब्द हैं जो शुरू होते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, जेलिस, जील, यीस्ट या जिस्ट। तो क्या होगा 15th क्वेश्चन का? देखो ये जो जे वाला सिंबल है ये एक सेमी वोवल है और ये जो जे है ये य के लिए होता है। जैसे मैंने बोला यस, येलो, तो य वाला साउंड क्या है, यस, य वाला क्या है, यीस्ट है। तो यीस्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव यूज्ड एज मेन वर्ब। अब यहाँ पे हैव को मेन वर्ब की तरह किस सेंटेंस में यूज किया गया है, ठीक है। तो हैव को बताना है कि मेन वर्ब के जैसा हैव को यूज कहाँ किया गया है, ठीक है। आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग, आई हैव लॉस्ट द फेथ नाउ, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली बिफोर, या आई हैव एडमिटेड माई फॉल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो हैव है उसको हमने एज अ मेन वर्ब की तरह यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग आर यूज्ड। कौन सा मेथड है जहां पर इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन होगा, डायरेक्ट होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा या इसका बाइलिंगुअल मेथड होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, जहां पर इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही विधियों को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये जीटीएम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। ओल्डेस्ट है, क्लासिकल मेथड भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल है, ओल्डेस्ट है और ग्रामर कम ट्रांसलेशन भी इसको कहा जाता है। तो दोनों ही जो टेक्निक है वो जीटीएम में हम उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which commission in 1948 accepted the importance of English language in our curriculum? कौन सा कमीशन है जिसने ये बोला कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे करिकुलम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बात हो रही है राधा कृष्णन कमीशन की, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि इन्होंने बोला 1948 में आया था और इन्होंने बोला कि इंग्लिश जो है वो करिकुलम में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, विच हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ऑर्डर टू टीच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो हमारी लैंग्वेज का क्रम होता है LSRW किसने दिया, ठीक है। ये LSRW जो क्रम है, ऑर्डर है, ये किसने प्रपोज्ड किया था? तो इसको किया था J.A. ब्राइट ने। तो इनका नाम आप याद रखना, J.A. ब्राइट ने
क्या किया था, जो लैंग्वेज हमारी जो स्किल्स होती हैं, जो प्रॉपर एक ऑर्डर होता है कि भाई हमें स्किल्स को ऑर्डर में सिखाना चाहिए, इस चीज का कंसेप्ट J.A. ब्राइट ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस एम्स एट टीचिंग इंग्लिश बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रिपीटिशन ऑफ 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हमें ड्रिल से सिखाना है, रिपीटिशन से सिखाना है और हमें 275 स्ट्रक्चर्स को सिखाना है। तो मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि ये स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल विल बी राइट। नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब आपको बताने कि ये जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड था, ये किसकी लिमिटेशन को हटाने के लिए इस मेथड को लाया गया था। ठीक है, सो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है वो आपको आपका रीडिंग का मेथड होता है। तो इसको हम ना, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है ये रीडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसको हम रीडिंग मेथड भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रीडिंग मेथड। तो ये किसके अपोजिशन में आया था, तो डायरेक्ट मेथड के एक तरह से उसकी जो भी कमियां थी डायरेक्ट मेथड की, उसको एमर्ज, उसके विरोध में इस मेथड को लाया गया था। मतलब विरोध में नहीं कह सकते, लेकिन जो उसकी कमियां थी, जो डायरेक्ट मेथड में हम केवल बहुत ज्यादा स्पीकिंग पर ही ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर वेस्ट ने क्या दिया, रीडिंग मेथड दिया था। डॉक्टर वेस्ट के नाम पे ही इस मेथड का नाम पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 22 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। अब आपको बताना है कि किस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या ग्रामेटिकल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सिंपल सब्स्टिट्यूशन, जहां पे हम किसी भी वेरिएबल मतलब जो आपके आइटम्स हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं। बाकी कंपाउंड में हम मिक्स कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी हम वर्ड्स को मिक्स कर सकते हैं और ग्रामेटिकल में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्या एडवांटेज है, एक लाभ बताना है इस अप्रोच का। तो टीचर इट टीचेस वेज ऑफ एक्सप्रेशन, इट इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर लैंग्वेज, या फिर इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी येट टू बी अवेटेड। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, एडवांटेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका एडवांटेज है कि ये सिखाता है कि आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आया ना, एक्सप्रेशन, यानी कि आप किसी भी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी बात को किस तरह से आप मीनिंग को यहाँ पे कन्वे करते हैं। तो मीनिंग की बात ये करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, यूज की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। कौन सा यहाँ पर बच्चे के एक मानसिक विकास से संबंधित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा कॉम्प्रीहेंशन। बच्चा जो भी कॉम्प्रीहेंड करता है, जो उसकी समझ है वो क्या है, उसकी मेंटल या कॉग्निटिव से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। कौन सा यहाँ पर ऑडियो विजुअल है। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल मीन्स जो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री है। ठीक है, जिसको, तो ग्रामोफोन क्या होता है, ये आपका ऑडियो होता है ग्रामोफोन, जिसको सुन करके बच्चा सीखता है लिसनिंग एक्टिविटी को। फ्लैनल बोर्ड जो है ये ओनली विजुअल होता है। ठीक है, जहाँ पे आप बोर्ड के जैसा होता है। ठीक है, और टेलीविजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑडियो विजुअल दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। किस वाले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, या मैं बोलूँ जो MCQs होते हैं, या जो मैचिंग वाले जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है, जो ज्यादा वैलिड है, रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश इवैल्यूएशन। किसका पार्ट है यूनिट टेस्ट। अगर मैं यूनिट टेस्ट की बात करूं तो ये क्या माना जाता है, इसको फॉर्मेटिव का माना जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव के अंदर आएगा यूनिट टेस्ट। ठीक है, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ऑनगोइंग प्रोसेस में कंडक्ट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ, इवैल्यूएशन कैसी प्रक्रिया है, तो असर्टनिंग द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ आउटकम, मतलब कि किसी भी जो भी आपका आउटकम आया, जो आउटकम मतलब जो आपका प्रोडक्ट आया उसकी क्वालिटी को बताना,
और डिटरमाइन करना कि कहाँ तक हमारे अचीवमेंट हुई है, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। कंपेयर करना इंस्ट्रक्शंस के आउटकम को कि भाई पहले क्या था और अभी कितना ग्रोथ हुआ, तो ये सारी चीजें हम इवैल्यूएशन में कर सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन बेसिकली इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, या फिर मैं बात करूं कि ये वैल्यू को बताता है कि कोई चीज की वैल्यू कितनी है ना। जैसे मान लो किसी बच्चे का वैल्यू बताऊं कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया है, उसकी वैल्यू क्या है क्लास में, या यहाँ पे बच्चों को रैंक देने के लिए है ना, मार्क्स और ग्रेड देने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच का एक जो डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है, वो बताना है। तो सबसे पहले इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन टीचिंग, क्या ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है टीचिंग में। और एक्शन बेस्ड अप्रोच है ये, टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड, या फिर मटेरियल एड आर यूज्ड इन दिस अप्रोच। तो सिचुएशनल अप्रोच का एक डिमेरिट ये हो सकता है ना कि यहाँ पर आप स्थिति के अनुसार, संदर्भ के अनुसार सारे वर्ड्स को, चीजों को, लैंग्वेज के आइटम को सिखाते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कई बार टेक्स्ट बुक से हम नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकती है, इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक हेल्प द टीचर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश में वो टीचर को मदद करते हैं, ठीक है। तो मेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टमैटिक, क्या ये टीचिंग लर्निंग को सिस्टमैटिक बनाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये एक फायदा हो गया। और इट चेक्स द टीचर फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे, इट फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी। एस्ट्रे का मतलब होता है कि टीचर भटक ना जाए अपने ऑब्जेक्टिव से, या टीचर भटक ना जाए अपने सिलेबस से। उसका जो टेक्स्ट बुक है वो एक बेसिकली गाइड प्रोवाइड करते हैं टीचर को, मतलब एस्ट्रे नहीं होता है टीचर यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी चीजें ठीक है, ओके। टेक्स्ट बुक बेसिकली क्या है, एक रिसोर्स है हमारी लर्निंग में। अब लर्निंग प्रोसेस में एक रिसोर्स का काम टीचर के लिए टेक्स्ट बुक करते हैं, एज वेल एज लर्नर के लिए भी करते हैं, तो दोनों के लिए फायदा है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी बच्चा कर पाता है, सेल्फ लर्निंग भी कर पाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डैश चॉइसेस प्रोवाइडेड। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो किस प्रकार के जो चॉइसेस है वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड है, मिनिमम है, मल्टीपल है, या नो चॉइस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने क्या देखा था, जहां पे जैसे एमसीक्यूज हो गए, या फिर मैं बोलूँ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, या और क्या हो सकते हैं, मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस हो गए है ना, फिलअप वाले हो गए, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत सारे चॉइसेस बच्चों को दे दिए जाते हैं। जैसे एमसीक्यूज में मैंने 4 चॉइस दे दिए, ट्रू फॉल्स में भी उसके पास चॉइस है कि कौन सा होगा, और मैचिंग में भी उसके पास क्या है, चॉइस है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मल्टीपल चॉइस दिए जाते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इट मस्ट बी। एक अच्छा प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूछा गया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं होता, ये कोई क्वालिटी नहीं है। रिलायबिलिटी इसका आंसर होगा कि एक अच्छे टेस्ट को रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का उसका क्वालिटी होना चाहिए, और इकोनॉमिकल होना चाहिए बनाने में। और एम्बिगियस कभी भी टेस्ट नहीं होता है। एम्बिगियस मतलब जिसमें बहुत गलतियां हो, अस्पष्टता हो, ऐसा टेस्ट नहीं होता। सिंपल भी कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब किसका जो साउंड है वो अलग है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, स्लीप, रीप, टीच या डीप। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। अब एंड साउंड पूछा गया है, तो प का साउंड है, स्लीप, रीप, टीच, डीप। तो यहाँ पे च जो है वो अलग है, ठीक है। पीछे जो है च का साउंड आ रहा है, जो इस तरह से होता है, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे, आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। अब देखो आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से भी आपके आएंगे, तो इसमें आपको इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। तो क्या होगा चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, आई नो हिम का हम क्या करेंगे, आपको पता है बेसिक चीजें आपको याद रखनी है कि आई जो है वो इधर आ जाएगा, हिम का इधर आ जाएगा, तो हिम का ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही इज नोन बाय मी, ही इज नोन बाय मी, क्योंकि सिंपल में सेंटेंस सिंपल में पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा इसका, सी इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लोसिव कॉन्सोनेंट साउंड्स आर। अब
35 में आपको बताना है प्लोसिव्स कौन से हैं, ठीक है। तो प्लोसिव्स को इसमें बोला जाता है, प्लोसिव्स को ना हम स्टॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लोसिव्स को कहा जाता है स्टॉप्स, और देयर आर 6 प्लोसिव्स इन इंग्लिश जो आपको याद रखना है, तो उसमें से आपको बताना है। तो थोड़ा सा इसको सोच के बताना क्या आपको लग रहा है। तो 6 प्लोसिव्स की कैटेगरी में क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो P, B, T, D, K, G, ये जो 6 हैं ये क्या है हमारे इंग्लिश में प्लोसिव्स हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड इंजन। अब आपको इसमें इसका क्या बताना है, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपसे इंजन का ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है, तो आइए देखते हैं कि इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सो फटाफट से देखते हैं कि इंजन का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो ये बड़ी ई की मात्रा है, ये नहीं होगा। एन जैन में ए दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। और ये जो है ये अ के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंजन का ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसका ट्रांसक्रिप्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो है आपका क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है फाइंड द इनकरेक्ट। अब आपको बताना है इसमें क्या गलत है, ठीक है। तो पहला है कि प्योर वॉवल साउंड्स आर आल्सो कॉल्ड मोनोफ्थोंग। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो प्योर वॉवल हैं उनको हम मोनोफ्थोंग भी बोलते हैं और उनको हम सिंगल भी बोलते हैं। डिप्थोंग्स को हम ग्लाइड बोलते हैं, ये भी ठीक है। गलत बताना है तो यहाँ पर वॉवल्स और वॉइसलेस, ये गलत है, बिकॉज वॉवल्स वॉइसलेस नहीं होते हैं, वॉइस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन है, रेंज अवेलेबिलिटी एंड कवरेज आर रिलेटेड टू। ये रेंज अवेलेबिलिटी और कवरेज जो है ये किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर ये आता है, जहां पर आप क्या करते हैं किसी भी लैंग्वेज आइटम को चुनते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर आइटम को चुनना किसी पर्टिकुलर कोर्स या क्लास के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आपके ये सारी चीजें आ जाती हैं, रेंज, अवेलेबिलिटी, कवरेज, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी, सब कुछ सिलेक्शन में आता है, ठीक है। और ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सिंप्लीफाई द मैटर कहाँ पे आएगा, मैटर को क्या बनाना, सरल बनाना ग्रेडेशन का काम है, और चुनना किसी भी आइटम को सिलेक्शन का काम होता है, ठीक है। कभी कभी ये दोनों प्रिंसिपल साथ में वर्क करते हैं, कभी कभी इनको अलग भी हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि आप हर स्किल पे क्या करेंगे, इक्वल अटेंशन देते हो, मतलब हर स्किल को आप क्या करते हो वहां पे कॉम्पोनेंट में पढ़ाते हैं, यानी कि एक स्किल को आप सिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका प्रपोर्शन है। और मल्टीपल लाइन क्या होता है, जहां पे बहुत सारी अप्रोचेस को, मेथड्स को आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हुए, मतलब बहुत सारे अप्रोचेस को हम फोकस करते हुए मल्टीपल लाइन अप्रोच में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 39 पे। 39 है, लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू। किससे संबंधित होता है लैंग्वेज लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू स्किल्स। हमेशा लैंग्वेज लर्निंग जो होता है वो हमारे कौशलों से संबंधित होता है, बिकॉज हम यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग में चारों कौशलों को सीखते हैं, एक क्रम से सीखते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज को कैसे सीखना चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी एक बच्चे का लैंग्वेज को सीखने का क्रम जो होता है वो LSRW होता है। और अगर पूछा जाए कि टीचिंग का क्या होना चाहिए, टीच कैसे हमें उसे टीच करना चाहिए, तो टीच ऑलवेज हमें इंटीग्रेटेड करना चाहिए, ठीक है। अलग अलग ना करके, क्रम से ना करके, इंटीग्रेटेड हमें टीच करना चाहिए, या मैं बोलूँ कि हमें होल टीच करना चाहिए, होल अप्रोच से हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि अगर पूछेगा कि हमारा सीखने का ऐसा क्रम क्या होता है, तो वो LSRW होता है जो हर व्यक्ति सीखता है। और अगर पूछा जाए कि भाई आप कैसे पढ़ाना चाहिए, तो ऑलवेज स्किल्स को अलग अलग ना पढ़ा के होल या इंटीग्रेटेड से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। अब इसमें से साइलेंट रीडिंग का क्या एक एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, नॉट बताना है। तो साइलेंट रीडिंग क्या होता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी की हैबिट उनको ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी की टेंडेंसी हो जाना ये एक एडवांटेज है।
बच्चे यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, चिंतन उनका बहुत अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन चिंतन अच्छा हो जाता है और ये एनर्जी बचाता है बच्चों की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ए वाला नहीं होगा बिकॉज ए जो है वो लाउड रीडिंग में होता है, ठीक है। तो लाउड रीडिंग से बच्चे की हेजिटेशन, जो भी शाइनेस है या प्रोनाउंसिएशन जो है वो लाउड रीडिंग से बच्चे का अच्छा होता है, ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग में ये चीज नहीं हो पाती है, तो ये क्या हो गया, नॉट द एडवांटेज हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 41 क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर, तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश, तो ऐसे पूछ लेगा तो याद रखना है 24 है कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो साउंड्स पूछा हुआ है, ठीक है, 26 और 27 नहीं होगा। यहाँ पर 24 कॉन्सोनेंट्स के भी बहुत सारे कैटेगरी हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में प्लोसिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट, सभी के नंबर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फोनेटिक सिंबल्स आर, तो हाउ मेनी फोनेटिक सिंबल्स, अगर पूछा जाए हाउ मेनी फोनेटिक सिंबल्स आर और हाउ मेनी टोटल साउंड्स आर, तो वहां पर आंसर क्या बनेगा, 44। ओके, सो देयर आर 44 सिंबल्स इन इंग्लिश। अगर मैं इसको कैटेगरी करूं तो 20 तो हमारे वॉवल्स हो गए और 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिलके कितने बने, 44 बने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कौन सा जो है प्रिंसिपल में नहीं होगा। तो बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश बोला गया, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ाने में हमारा कल्चर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर कोई प्रिंसिपल नहीं है, बिकॉज जो इंग्लिश है वो हमारी कल्चरल लैंग्वेज नहीं है, हमारी संस्कृति से इंग्लिश नहीं आया है, इसलिए ये कोई प्रिंसिपल नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, द क्राइटेरिया टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम चुन रहे हैं आइटम को कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सिलेक्शन का काम होता है कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो आप वो चुन रहे हैं, बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारे क्राइटेरिया का आप ध्यान रखते हो, जैसे कि रेंज, अवेलेबिलिटी, कवरेज, इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज, अब डायरेक्ट मेथड की क्या पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है, क्या होती है पढ़ाने की। तो देखो दो मेथड है, एक तो आपका जीटीएम है जो सबसे पहले आया था, ठीक है। तो अगर जीटीएम की यूनिट पूछेगा तो वर्ड हो जाएगा, शब्दों पे वर्ड इसलिए होता है क्योंकि जीटीएम में आप वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा फोकस रहता है वोकैबुलरी का ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन करना, तो वर्ड पे ज्यादा वहां पे टीचर फोकस कर देता है। डायरेक्ट मेथड में हम सेंटेंसेस पहले सिखाते हैं और उसके बाद हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं, तो सेंटेंस टू वर्ड जो है वो डायरेक्ट मेथड में आता है। तो डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या हो जाएगी, वर्ड हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 46 क्वेश्चन है, अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो ये मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो देखो अल्फाबेटिक मेथड क्या होता है, इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, इसको हम एबीसी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लेटिन ग्रीक वगैरह जो एरिया थे, जो वहां पे देश थे, वहां पे इस मेथड को सबसे पहले ओरिजिनेट किया गया, इसको एबीसी मेथड भी बोलते हैं, इसको हम स्पेलिंग मेथड भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बना। ये कौन सी मेथड किस में आता है, ये रीडिंग में आता है, ठीक है। पढ़ाने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं जहाँ पे स्पेलिंग्स पे, वर्ड्स पे फोकस हमारा रहता है। फोनिक मेथड भी क्या है, आपके साउंड पे फोकस आप करते हो, ठीक है, सिंबल साउंड्स पे, ये भी रीडिंग की मेथड है। स्टोरी मेथड नहीं होगा, सिलेबिक मेथड भी रीडिंग का मेथड है, ठीक है। तो रीडिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें से अल्फाबेटिक मेथड आपका जो है स्पेलिंग मेथड होता है, इसको एबीसी भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, 47 क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ द टीचिंग ग्रामर इन विच लर्नर्स मस्ट डिस्कवर द रूल्स। अब देखो यहाँ पर ना, जब भी बच्चा कोई लिसनिंग कर रहा है या कोई रीडिंग कर रहा है, तो अगर वो खुद से ही रूल्स को क्या कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, तो ये जो रूल्स को डिस्कवर करने वाली बात है, ये किस मेथड से संबंधित होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। डिडक्टिव मेथड है, जहां पे रूल्स को बच्चा क्या कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है, बना रहा है खुद से, बिकॉज वो एग्जाम्पल से रूल पे जा रहा है, उसको बताया नहीं जाता, स्पेसिफिक टू जनरल यहाँ पे बच्चा जाता है, ठीक है। तो डिस्कवर करना रूल को किस में आ जाएगा, इंडक्टिव में आएगा। आगे है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है, जहां पर आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है, जो एक टीचर है उसका सिलेबस सबसे ज्यादा कहाँ कवर होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है।
और इसका एक और फायदा है कि यहाँ पे ना कंटेंट मैटर को बच्चे को थॉरली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा कि स्टडी थॉरली द कंटेंट मैटर। बच्चा किसी भी मैटर को बहुत ज्यादा गहराई से यहाँ पे पढ़ता है। और इन टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये टेस्ट ज्यादा वैलिड होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं, और यहाँ पर मार्क्स जो है ना वो एग्जैक्ट बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो ऐसे से ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में बच्चों को थॉरली उस कंटेंट को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब सीसीई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। तो देखो, इट इज अ स्कूल बेस्ड। क्या ये स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो स्कूल बेस्ड बिल्कुल है। इसको 1 अप्रैल 2010 को इसको पूरे देश में लागू किया गया था। और अगर मैं बात करूं 2009 में, तो 2009 में सीबीएसई ने जो सीसीई है इसको लेकर के आया था कक्षा 9वीं के लिए। तो कक्षा 9th में सबसे पहले सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में ये लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो स्कूल बेस्ड बिल्कुल है। और यहाँ पर बर्डन बढ़ाता है ये, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका 4 वाला जो है, डी वाला इसका रॉन्ग हो गया कि ये टीचर पे, बच्चों पे बर्डन को बढ़ाता है, ऐसा ये कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमी वोवल साउंड्स। सेमी वोवल साउंड्स की संख्या बतानी है। तो सेमी वोवल्स को ना हम ग्लाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइड। तो इसको याद रखना कि इनको हम ना कॉन्सोनेंट्स में कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ग्लाइड कहा जाता है। कौन कौन से हैं ग्लाइड? यहाँ पे ये वाले होंगे, ठीक है। एक तो ये जे है, जे और डब्ल्यू 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई दिया हुआ है तो भी ठीक है, क्योंकि वाई का सिंबल जे होता है, य का सिंबल, तो दोनों क्या है? सेमी वोवल्स हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, थ और द, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके डेंटल होते हैं, ठीक है। डेंटल हमारे कुछ साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, तो ये डेंटल साउंड्स होते हैं। और ये फ्रिकेटिव में भी आते हैं, है ना। फ्रिकेटिव जो हमारे साउंड्स होते हैं ना, 9 फ्रिकेटिव, उसमें ये दोनों आते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये एफ्रिकेट है। एफ्रिकेट की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये दोनों एफ्रिकेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बेसिक बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने का सबसे बेस्ट सीक्वेंस क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बारी घुमा फिरा के आता है और इजी है, ठीक है। इसको गलत बिल्कुल नहीं करना है। एक क्रम होता है हमेशा लैंग्वेज को सीखने का, चाहे कोई भी बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है या जो भी वो लर्न करता है, तो उसमें एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस क्या है? LSRW क्रम है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। LSRW क्रम होता है। और अगर हमें पूछा जाए कि पढ़ाना कैसे चाहिए, तो हमेशा इंटीग्रेशन से हमें पढ़ाना चाहिए। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। तो अ लैंग्वेज हैज टू बी। एक भाषा को कैसे करेक्ट होना चाहिए? फोनेटिकली होना चाहिए, ग्रामेटिकली होना चाहिए, उसको अल्फाबेटिकली या सिस्टमैटिकली। तो सबसे इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि अ लैंग्वेज हैज टू बी। किसी भी भाषा को ग्रामेटिकली करेक्ट ऑलवेज होना चाहिए, ठीक है। उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके लिए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। फ्लैश कार्ड्स आर टाइप ऑफ। फ्लैश कार्ड्स किस तरह के एड्स होते हैं? तो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? जो छोटे छोटे से कार्ड टाइप के बने होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, है ना। या आप इस तरह से एक बना लेते हो ऐसे होल्ड करके, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हम दे देते हैं। तो ये जो फ्लैश कार्ड है ये विजुअल एड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। इट इज अ ग्रेट यूटिलिटी इन टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड इंटोनेशन। अगर हमें स्टूडेंट्स को सिखाना हो प्रोनाउंसिएशन, यानी ये तीनों चीजें जो है ये स्पीकिंग से रिलेटेड है। प्रोनाउंसिएशन करना, एक्सेंट सिखाना, एक प्रॉपर लय को सिखाना। इंटोनेशन का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है उसमें लय आ रहा है, ठीक है, उतार चढ़ाव आना। इसको सिखाने में सबसे जरूरी कौन सा एड होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? लिंगुआ फोन इसका करेक्ट बनेगा, ठीक है। एपिडोस्कोप नहीं होगा यहाँ पर, फिल्म्स भी नहीं होगा, रेडियो भी नहीं होगा, लिंगुआ फोन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड पोजेस। अब यहाँ पे एक अच्छी टेक्स्ट बुक की क्वालिटी पूछी गई है कि क्या पोजेस करता है, क्या होना चाहिए। रीडिंग मटेरियल बिल्कुल ठीक है। पिक्चर्स और इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो उदाहरण है, जो दृष्टांत है, वो होना चाहिए किताब में। कल्चरल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑल के साथ हम जाएंगे। एक अच्छी टेक्स्ट बुक ऐसी होती है जिसमें सारी चीजें मेंशन हो, ठीक है। रीडिंग भी हो, कल्चरल भी हो, पिक्चर्स भी हो,
तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीसेंट स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ था ये कि भाई रीसेंट स्कीम जो इवैल्यूएशन की है सीबीएसई के द्वारा वो क्या है। तो हमें पता है कि सीबीएसई ने क्या जारी किया। सीबीएसई सबसे पहले 2009 में सीबीएसई ने 9th कक्षा में सबसे पहले सीसीई को लागू किया था। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेक्ट हो जाएगा सीसीई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टू कवर ऑल कोर्स इन मिनिमम टाइम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। किस तरह के प्रश्न हमें पूछना चाहिए अगर हमें पूरा कोर्स को कम समय में कवर करना है। तो देखो कोर्स को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, बिकॉज आप यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल जो नॉलेज है उसको ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप जज कर पाते हैं। बिकॉज ऐसे टाइप में ऐसा होता है कि जैसे मान लो ऐसे टाइप है, शॉर्ट है, तो आप इसमें 1 से 2 क्वेश्चन दे देंगे, है ना, आपका बहुत सारा एरिया कवर नहीं हो रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में जब आपको चूज करना होता है 4 ऑप्शन, उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। श्याम इज रीडिंग अ शॉर्ट टेक्स्ट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज। अब श्याम जो है वो किसी भी शॉर्ट टेक्स्ट को बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहा है, तो ये जो डिटेल वाली रीडिंग हो गई ये कौन सी रीडिंग में आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, डिटेल्ड जब भी पूछता है, या अगर मैं बोलूँ कि वो बहुत स्पेसिफिक पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल के अकॉर्डिंग आंसर क्या बना, इंटेंसिव रीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है वो, इंटेंसिव रीडिंग कर रहा है। अगर मैं स्कीमिंग पूछूं तो वहां पे जिस्ट आ जाएगा, है ना, ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, तो वो स्कीमिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जो आप नॉवल पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग बेसिकली आपके प्लेजर के लिए होता है, ठीक है। तो प्लेजर के लिए पढ़ना, फन के लिए पढ़ना, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ने वाली जो रीडिंग होती है, जो नॉन डिटेल्ड होती है ना, नॉन डिटेल्ड रीडिंग क्या होती है हमारी, एक्सटेंसिव होती है। और डिटेल पूछ रहा है तो इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपको बताना है कौन सा लैंग्वेज और एक्विजिशन के बारे में गलत है। तो गलत वाला देखो क्या है, लर्निंग ऑफ मदर टंग एंड होम लैंग्वेज इज लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या भाषा में जो होम लैंग्वेज है या जो मदर टंग है, क्या उसको सीखना एक्विजिशन होता है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो एक्विजिशन में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले किसी भी अपनी जो मदर टंग है उसको सीखता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। हमें क्या बताना है, गलत बताना है। तो गलत वाला ऑप्शन देख लो, ग्रामर जो है वो बहुत जरूरी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डी वाला गलत होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी गलत होगा कि ग्रामर इज एसेंशियल। हाँ, ग्रामर सिखाया जरूर जाता है, लेकिन आप चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट डी हो जाएगा। हमें सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट यहां बताना है, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व द प्रिंसिपल। अगर आप किसी लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल को ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन से, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि कौन सा सबसे बेस्ट है जो हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि हम लर्नेबिलिटी का ध्यान रखते हैं, कवरेज का ध्यान रखेंगे, टीचेबिलिटी का ध्यान रखेंगे, रेंज आता है यहाँ पर, ठीक है, रेंज आ गया, और इसके अलावा यहाँ पर कवरेज आ गया, ठीक है, रेंज आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। ये सब चीजों का ध्यान हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में रखते हैं। आगे पिक्चर चार्ट कैन इफेक्टिवली यूज्ड फॉर डेवलपिंग। अगर हम पिक्चर चार्ट यूज कर रहे हैं तो ये कौन सी स्किल को डेवलप करेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पिक्चर चार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या डेवलप करेगा, जहां पे बच्चा पिक्चर को देख रहा है, ठीक है। तो पहली बात, पिक्चर चार्ट में उसका स्पीकिंग होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्पीकिंग डेफिनेटली आंसर होगा, राइटिंग होगा नहीं, क्योंकि पिक्चर चार्ट से कोई राइटिंग नहीं हो रही, तो वो देख रहा है ना, तो रीडिंग भी नहीं होगा, लिसनिंग भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 2 बचा। पिक्चर चार्ट मतलब कोई पिक्चर देख करके वो बोलेगा, किसी पिक्चर को उसने देखा और उसने उसको बोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पे सी करेक्ट बनेगा। सी क्यों बनेगा, क्योंकि देखो मान लो कि कोई पिक्चर है तो उसको रीड भी तो करेगा ना। जैसे मान लो उस पिक्चर पे कोई मान लो कुछ ऐसा पिक्चर बना हुआ है, ऐसे एक घर बना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको वो देखेगा, पिक्चर को रीड करना भी तो आ जाएगा उसको।
तो पिक्चर चार्ट में रीडिंग भी वो करेगा और स्पीकिंग भी उसकी अच्छी होगी, बिकॉज वो पिक्चर को देख करके बताएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट। अब आपको बताना है कि यहाँ पर मटेरियल प्रिपरेशन से संबंधित जो प्रिंसिपल है उसमें क्या होना चाहिए, मतलब किस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स मटेरियल तो ये नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा कठिन जो मटेरियल है वो चुन रहे हैं। तो जब भी हम मटेरियल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी मटेरियल है वो क्या हो? ग्रेडेड हो। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेडेड वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी मटेरियल बनाया है आप उसको ग्रेडेशन से, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आप मटेरियल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रकार के मटेरियल को सिलेक्ट कर लेंगे, एनी काइंड ऑफ, ये जरूरी नहीं है। मटेरियल शुड बी शॉर्ट एंड लिमिटेड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट क्या होगा कि आप जो भी मटेरियल को चुन रहे हैं वो क्या हो? वो ग्रेडेड हो एप्रोप्रिएटली। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब आपको डायरेक्ट मेथड में मेन फीचर बताना है। तो डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। ठीक है, इसको हम नेचुरल भी बोलते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं। इसको हम रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं, रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड इसको कहा जाता है, और एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी बोला जाता है। अब आपको इसका मेन फीचर बताना है। तो यहाँ पे स्पोकन दिया जाता है, नो L1 ट्रांसलेशन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ओनली किस में हम पढ़ाते हैं? टारगेट लैंग्वेज को केवल यूज किया जाता है, तो ये ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिकेटिव एबिलिटी से बच्चा सीख रहा है। और यहाँ पर सजेस्ट लिमिटेशन फॉर स्टूडेंट्स बाय म्यूजिक एंड प्लेफुल प्रैक्टिस। तो देखो एक बताना है, मेन फीचर क्या है? मेन फीचर होगा यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इन सिचुएशंस विद नो L1 ट्रांसलेशन। कोई भी L1 में, लैंग्वेज 1 में कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है। ज्यादातर फोकस यहाँ पे बच्चे के स्पीकिंग पे किया जाता है। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड्स इज द डैश मेथड। अब रीडिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक हमने ABC मेथड को डिस्कस किया, हमने अल्फाबेटिक मेथड भी देखा। इसमें पूछा गया कि अगर आप रीड करा रहे हैं और एसोसिएट करवा रहे हैं किससे? साउंड से। तो साउंड से जब हम एसोसिएशन में सिखा रहे होते हैं वहां पे हमारा फोनिक मेथड हो जाएगा। ठीक है, साउंड से रिलेटेड क्या है? फोनिक मेथड, तो इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग। कौन सा मेथड है जो कि बच्चों में मदर टंग को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, मतलब मदर टंग को निषेध करता है, मदर टंग को फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मदर टंग को जो मेथड है जो बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा है? डायरेक्ट मेथड है। बाइलिंगुअल में मदर टंग भी यूज होता है और टारगेट भी होता है। GTM में ओनली मदर टंग यूज होता है, और जो डायरेक्ट है उसमें केवल टारगेट यूज होता है। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है, मतलब वो लैंग्वेज 1 को फोकस नहीं करता, मदर टंग को बिल्कुल वो नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंडर विच एक्टिविटी टू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। अब आपको बताना है कौन सी स्किल में हम साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और डिड्यूस कर रहे हैं मीनिंग को। यहाँ पे ना डिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि अर्थ को निकालना, डिड्यूसिंग करना यानी अर्थ को निकालना सुन करके। तो किस में आ गया? लिसनिंग में आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। हम ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस मेथड में जो यूनिट है वो सेंटेंस होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अगर जैसे मैं GTM की बात करूं तो GTM में वर्ड हो जाएगा, और सेंटेंस किस में हो जाएगा? आपके डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। कौन सा इसमें से स्ट्रक्चरल मेथड का एडवांटेज नहीं हो सकता, मतलब कि जो इसका लाभ नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, जो लाभ नहीं है। तो देखो यहाँ पे सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड होता है, तो बिल्कुल ठीक है, हम स्ट्रक्चरल में ये दोनों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, ये आपका गलत है। ठीक है, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखो हायर क्लासेस में ना हम स्ट्रक्चरल फोकस नहीं करते हैं,
ज्यादातर जो स्ट्रक्चरल मेथड होता है वो लोअर क्लासेस के लिए ज्यादा अच्छा होता है, और यहाँ पे मीनिंगफुल सिचुएशन में पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर्स को, बिल्कुल ठीक है। ओके, और हैबिट को फॉर्म किया जाता है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। ड्रिल पे फोकस किया जाता है, रिपीट करवाया जाता है। ओरल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत था, इसका बी गलत था। हायर क्लासेस में सुटेबल ये नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते 69 है, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज। अब आपको मूल्यांकन का पर्पस बताना है। तो मूल्यांकन का क्या पर्पस है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेबल करना, तो ये लेबल करना बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शंस हटा दो। आइडेंटिफाई करना जिनको रेमेडी है, तो ये आपका ज्यादातर असेसमेंट में आता है, ठीक है। डायग्नोस करना, ये भी असेसमेंट का पार्ट है। इवैल्यूएशन पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर द प्रोडक्टिव लाइफ। यानी कि फीडबैक प्रोवाइड करना कि हमने कहाँ तक, एक्सटेंट मतलब कि कहाँ तक हमारी लर्निंग सक्सेसफुल हुई, कितना प्रोडक्ट आया। अचीवमेंट को बता रहा है, 4 वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये अचीवमेंट की बात कर रहा है कि कितने सक्सेसफुल हम हुए हैं अपनी लर्निंग में, ठीक है। तो ऐसे अगर देखो पर्टिकुलर पूछ रहा है ना 4 ऑप्शन में, तो आप उस ऑप्शन को देखो जो ज्यादा उसके नजदीक है, ठीक है। बाकी आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना, ये असेसमेंट में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच अ टीचर फोकसेस ऑन द लैंग्वेज एक्सपीरियंस थ्रू। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच में टीचर किस पर फोकस करता है, तो हमें पता है कि टीचर जो है कम्युनिकेटिव में वो टास्क पे भी फोकस करेगा, ठीक है, एक्टिविटीज पे करेगा और टेक्स्ट पे भी करता है और लैंग्वेज की गेम्स पे भी करेगा, सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट में आपको बताना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेशल। अब स्पेशल में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। फटाफट देखो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेशल दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है। देखो ए जो होता है वो इसका होता है, ठीक है। तो स्पेशल में हम बड़े ए का नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैट, रैट, बैट, ऐसे हम स्पेशल नहीं बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अर वाला आ रहा है इस तरह से, ये क्या होता है, अर होता है, अर का साउंड होता है। तो स्पेशल में अर वाला साउंड नहीं है। अब बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन, तो यहाँ पे स्पेशल होगा या स्पेशल होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है डिफरेंट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो डिफरेंट में देख लो क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ए दिया हुआ है, डिफरेंट, ठीक है, ए और ई करके, और ये ए दिया हुआ है, आ होता है। तो आ नहीं होगा, ए नहीं होगा, डिफरेंट भी नहीं होगा, बड़ी ई दिया हुआ है तो डिफरेंट भी हम नहीं बोलते। बचा क्या यहाँ पे, डिफरेंट, ऑप्शन सी बचा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरह से आप सिंबल्स को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हो कि क्या होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट स्टूडेंट शुड वर्क विद मोर एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड मीनिंग्स। अब आपको बताना है कि वर्ड मीनिंग से संबंधित जो है, जहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस को और एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वर्ड के मीनिंग को। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी की, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज बाइलेबियल कॉन्सोनेंट। बाइलेबियल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो बाइलेबियल जो है वो आपके आर्टिकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जहां पे हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड वो बाइलेबियल से हो रहा है। बाइलेबियल मतलब कि जहाँ पे 2 लिप्स हो, ठीक है। बाइलेबियल का मतलब वो होता है जहाँ पे आपके लिप्स का काम है। तो द कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द अपर लिप एंड लोअर लिप, आपके अपर लिप लोअर लिप से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो बाइलेबियल है, ठीक है। तो इसका ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज व्हिच आर। अब हमारी जो फाउंडेशनल स्किल्स है इंग्लिश में उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब वो 2 कैटेगरी कौन सी है वो आपको बताना है। तो हमें पता है कि हमारी 2 कैटेगरी जो है वो रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव में बटी हुई है। अगर मैं प्रोडक्टिव स्किल्स की बात करूं तो लिसनिंग और जो राइटिंग होता है वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स होती है, और रिसेप्टिव स्किल्स में हमारी रीडिंग और क्या होती है,
हमारी लिसनिंग होती है, ठीक है। तो ये है आपके रिसेप्टिव, ये होती है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव को हम रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि अगर पूछेगा रीइंफोर्समेंट स्किल्स कौन सी है तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग राइटिंग। एक्टिव स्किल पूछेगा तो भी यही हो गया, आउटपुट स्किल पूछेगा तो भी यही है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग इनके नेम है स्किल्स के जो आपको याद रखना है, और जो टोटल जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं उनको रिसेप्टिव प्रोडक्टिव में बांटा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ये। और अगर मैं बोलूँ LSRW किसने दिया तो हमने डिस्कस किया ही है पहले ही, ठीक है, वो सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद। सिमेंटिक एस्पेक्ट जो होता है लैंग्वेज का वो किससे डील करता है, तो हमारे ना कुछ लैंग्वेज में क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज में स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो सिमेंटिक वाला जो एस्पेक्ट होता है वो आपका लिसनिंग से रिलेटेड होता है, सिमेंटिक जो आपके मीनिंग से है, ठीक है। तो लिसनिंग में बेसिकली हम करते क्या है, मीनिंग को समझते हैं ना, सुन करके मीनिंग को आप समझ रहे हो तो वो आपके सुनने से संबंधित हो गया सिमेंटिक, ठीक है। स्पीकिंग आपका क्या हो जाएगा, फोनेटिक हो जाएगा। स्पीकिंग क्या है, फोनेटिक है, बिकॉज स्पीकिंग में आप साउंड्स को ही तो बोलते हो ना, तो फोनेटिक है। रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, वो आपका फोनेटिक कम ग्राफिक होता है, फोनेटिक कम ग्राफिक। अगर मैं बोलूं ग्राफिक का मतलब क्या होता है, जो आपका लिखा हुआ है उसको ग्राफिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हुए को पढ़ते हैं इसलिए इसको हम फोनेटिक कम ग्राफिक बोलते हैं। और राइटिंग क्या होता है, राइटिंग आपका ग्राफिक होता है, ग्राफिक मतलब जो लिखा है, लिखित है, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट मैंने भी डिस्कस किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक हो जाएगा लिसनिंग, स्पीकिंग हो जाएगा फोनेटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक है तो रीडिंग, और ओनली ग्राफिक है तो राइटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम शुड आइडियली। जो लर्निंग आउटकम होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है ना, जो आपका क्या कहते हैं उसको, जो अचीवमेंट है, ठीक है। तो इसको हमें हमारे अलाइन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के साथ। जो भी हमारे लर्निंग के आउटकम है वो हमारे उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए। तो इसका ए हो जाएगा कि लर्निंग आउटकम शुड आइडियली अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे उद्देश्यों के साथ उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है, टीचर कलेक्ट्स इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेक्स अ नोट ऑफ देम टू रिपोर्ट इन द असेसमेंट रिकॉर्ड। व्हाट इज दिस असेसमेंट प्रोसेस नोन एज। अब देखो ध्यान से, इसको क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, कि एक टीचर ने बच्चों के बारे में इंटेंसेस को कलेक्ट किया, ठीक है। इंटेंसेस मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, उसकी लर्निंग को, उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया, कलेक्ट किया टीचर ने, ठीक है। और वो रिकॉर्ड रख रहा है इन चीजों का। तो ये जो असेसमेंट है ये किस तरह का असेसमेंट है, तो समेटिव हुआ नहीं बिकॉज ऑनगोइंग है, कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं होगा, इसमें कोर्स स्कोलास्टिक की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जहाँ पे आप बच्चों के बारे में जो भी उसका अच्छा वर्क है उसको आप क्या करते हो, उसको आप कलेक्ट करके रखते हो। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इज नोन एज पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ टीचर बच्चों के क्या कलेक्ट कर रहा है, इंटेंसेस को कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के साथ हम जाएंगे। आगे डिस्प्रैक्सिया इज रिलेटेड विद। अब डिस्प्रैक्सिया जो एक डिसेबिलिटी है वो किससे संबंधित है, द वन हु कैन नॉट सी पिक्चर, जो किसी पिक्चर को नहीं देख सकता। पुअर मोटर स्किल्स है, रीडिंग है या स्पीकिंग है। तो देखो यहाँ पर ना एक तो आपका होता है स्पीकिंग, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो डिस्फेजिया अफेजिया जो होता है वो स्पीकिंग से रिलेटेड होता है, तो ये नहीं होगा। रीडिंग में डिसलेक्सिया होता है, तो यहाँ पर जिसकी मोटर स्किल्स पुअर है, ठीक है, जो मतलब मोटर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, वो जो है वो अप्रेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया से रिलेटेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ अ चैप्टर इज कॉल्ड। अगर किसी चैप्टर के बाद या किसी एक कंप्लीट सेशन के बाद आप एक टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट को क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड, ठीक है, अंतिम रूप से टेस्ट ले रहे हैं अंत में। तो मेमोरी नहीं होगा, डायग्नोस्टिक भी नहीं है। यहाँ पर प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है, जो आप शुरुआत में लेते हो उसको प्लेसमेंट कहते हैं, एफए के अंदर आता है ये, ठीक है। तो यहाँ अचीवमेंट टेस्ट हो जाएगा करेक्ट। अचीवमेंट टेस्ट भी दो प्रकार से, एक तो आपका टीचर बना रहा है, टीचर मेड टेस्ट हो गया। एक आपका क्या होता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ना, जो एक बाहरी एजेंसी बना रही है तो उसको स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्किल्स, एबिलिटी और अटेनमेंट को देखने के लिए की जाती है। आगे बढ़ेंगे, 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट। कौन सा भाषा का एक तत्व नहीं होगा।
तो देखो भाषा के तत्व में वो चीजें आती हैं जिनसे एक लैंग्वेज बन रहा है, ठीक है। तो भाषा के जो प्राइमरी तत्व हैं उसमें साउंड्स भी हैं, सिंबल्स भी होते हैं, वोकैबुलरी भी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर्स ना भाषा के तत्वों में नहीं आता। स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपके रूल वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, ये बाद में होती है। सबसे पहले साउंड से, सिंबल से ही तो भाषा बनी है ना। सिंबल्स मतलब ABCD हो गया, तो इसी से हमारी लैंग्वेज बनी है, भाषा बनी है, शब्दों से भाषा बना है। तो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम करते हैं, तो ये रूल से रिलेटेड हो जाता है, इसीलिए डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। रीडिंग अ शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल कॉम्प्रिहेंशन इज कॉल्ड। अगर आपने किसी शॉर्ट पैसेज को रीड किया और उसके आधार पर आपने डिटेल कॉम्प्रिहेंशन किया, तो ये जो रीडिंग है ये किस प्रकार की रीडिंग में आएगा? तो इस प्रकार की रीडिंग को हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है, जहां पर आपने किसी शॉर्ट पैसेज को पढ़ा और आप डिटेल समझ के साथ उसको आंसर कर रहे हो। तो डिटेल रीडिंग हमने पढ़ा था कि जो भी डिटेल वाली रीडिंग होती है वो इंटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है। स्कीमिंग क्या होती है? जो आप जिस्ट के लिए पढ़ते हो, जो आप ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ रहे हो, जनरल आइडिया के लिए, वो आपका स्कीमिंग है। और स्कैनिंग क्या होता है? जो आप स्पेसिफिक पढ़ते हो, है ना, आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हो, वो आपका स्कैनिंग होता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द टास्क ऑफ अ टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? क्या एक टीचर का टास्क होता है CLT के अंदर? तो यहाँ पर CLT के अंदर जो भी टीचर का टास्क होता है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो सबसे पहले नीड्स एनालिसिस करना, बिल्कुल ठीक है, बच्चों के बारे में एनालिसिस टीचर कर रहा होता है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी भी है, रोल प्ले भी है, लेकिन ड्रिल और एक्सेसिव प्रैक्टिस नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बना? 1, 2, 3। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल आइटम? क्या है जिसको हम एज अ डायलॉग और एज अ प्रॉप हम किसी भी लेक्सिकल या कोई स्ट्रक्चरल वर्ड है, कोई चीज है, उसको सिखाने में हम यूज कर सकते हैं? तो यार रीलिया जो है, रीलिया का मतलब क्या होता है? जो आपके ना रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आप रियल ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से कोई चीज सिखा रहे होते हो, तो रीलिया जो है उसका यूज करके हम किसी भी नए शब्द को इजीली सिखा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन लेटर्स एंड साउंड्स? कौन सा अप्रोच है जो आधारित है हमारे लेटर से और हमारे साउंड से? तो लेटर और साउंड की जब हम बात करते तो वहां पे क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले लुक एंड से है, होल सेंटेंस है। लुक एंड से जो है ये वर्ड को सिखाने में यूज किया जाता है, ठीक है, लुक एंड से मेथड। तो फोनिक्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट। ये आपके लेटर से और उसके साउंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, डैश द साउंड composed two vowels pronounced in close succession within the limits of a syllable? क्या होगा भाई यहाँ पर? देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या दिया हुआ है? डैश इज अ साउंड कंपोज्ड ऑफ टू वॉवल्स। दो वॉवल्स हैं यहाँ पे, है ना। तो दो आपके क्या है? वॉवल साउंड है जिनसे कि एक साउंड बन रही है, तो इसको हम डिप्थोंग कहेंगे, है ना। ये क्या है? ग्लाइड हो गए। जो दो डबल है, ठीक है, डबल वॉवल इसको कहते हैं, तो 8 होती है इनकी संख्या। तो यहाँ पे डिप्थोंग की बात ये कर रहा है। एफ्रिकेट की संख्या याद रखनी है 2, फ्रिकेटिव की संख्या क्या है? 9 एंड मोनोफ्थोंग की संख्या क्या है? 12, ठीक है। आगे बढ़ते। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल? अब आपको बताने कि इंग्लिश का साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या होता है, यानी मनोवैज्ञानिक जो एक प्रिंसिपल है भाषा को सिखाने का, वो क्या होगा? फर्स्ट है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। भाषा एक सिस्टम है। कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर हो गया, सिचुएशनल हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपसे साइकोलॉजिकल तरह का प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है उसमें हमारा सिचुएशन आ जाएगा। जो आप परिस्थिति के अनुसार सिखा रहे हैं, बच्चा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सीख रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड? किसका साउंड डिफरेंट अलग है दो सभी से, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, हीट दिया हुआ है, हीट, ईट, हेवी या प्लीज। तो सभी अलग अलग साउंड है। जैसे हीट है तो इसमें आई है, ईट में भी आई है, ये वाला बड़ी ई का साउंड है। प्लीज में भी आई है, लेकिन हेवी में एच ई, हेवी इस तरह से होगा। तो हेवी में ए का साउंड है, ठीक है, हेवी। तो यहाँ पे सी वाला क्या हो गया? अलग हो गया। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अमाउंट।
अब अमाउंट का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो फटाफट से देखो क्या होगा अमाउंट का। अमाउंट जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसमें ए का मतलब हमें पता है, ए मतलब जैसे कैट, कैट, रैट, तो कैट रैट के साथ हम अमाउंट का साउंड बिल्कुल अलग है, तो सी नहीं हुआ। अब ये ए दिया हुआ है आगे, ए का मतलब क्या होता है आ, तो क्या हम अमाउंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, तो ए भी नहीं हुआ। अब बचा क्या, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ देखो एम के बाद ना ये ऐसे दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये ओ के लिए होता है, ओ, तो अमाउंट नहीं होगा, ओ का साउंड भी नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन बी बचा। तो अमाउंट में ए यू का साउंड आएगा, ठीक है, औ का साउंड आ रहा है अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड। सो ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं। इसमें देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि दोनों टेक्निक को कहाँ यूज किया जाता है, तो हमें पता है कि हम जीटीएम में दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट बनेगा। इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों ही जीटीएम में हम करते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो टीचिंग है वो इंडक्टिव होती है, ओनली इंडक्टिव किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप क्वेश्चंस बिकॉज सच क्वेश्चंस आर। अब देखो यहाँ पर ना आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा ऐसे टाइप क्वेश्चन के अलावा जो फायदा है सबसे बड़ा वो क्या है कि इसे इजी है मार्क करना, इसे एडमिनिस्टर करना इजी है, इसे बनाना इजी है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का वो होता है कि इनको मार्क करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये ज्यादा रिलायबल होते हैं और यहाँ पे ना एग्जैक्ट मार्क्स आप दे देते हैं, किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको मार्क करना आसान है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है, तो इजी टू मार्क इसका बेस्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है इन विच मेथड द टीचर फ्रिक्वेंटली रीड्स एंड ट्रांसफॉर्म्स द टेक्स्ट इनटू द मदर टंग ऑफ द प्यूपिल। अब ये कौन से मेथड में कह रहा है कि यहाँ पे टीचर क्या करता है कि रीड करता है, रीड करने के बाद ना वो उस टेक्स्ट को उसके मदर टंग में क्या करता है, ट्रांसलेट करते हुए पढ़ाता है। मतलब यहाँ पे पहले उसने पढ़ा और उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया टेक्स्ट को उसके मदर टंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड है वो किसकी बात हो रही है, यहाँ बाइलिंगुअल की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। बाइलिंगुअल मेथड में वो मदर टंग को भी यूज करता है, टारगेट को भी यूज करता है, और मदर टंग का यूज ओनली टीचर मदर टंग को यूज करता है बाइलिंगुअल में, जहां पे टीचर को जरूरत है। किसने दिया, ये सीजे डॉटसन ने दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एबीसी मेथड जो है वो रीडिंग का मेथड है, अल्फाबेटिक मेथड इसको कहते हैं। और ऑडियो लिंगुअल मेथड जहाँ पे ड्रिल करवाया जा रहा है, आर्मी मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आर्मी मेथड क्या है, ऑडियो लिंगुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, इसका बी बना। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव विद देयर करेक्ट ऑर्डर। अब करेक्ट ऑर्डर में 3 जो करेक्ट फॉर्म है 3 एडजेक्टिव्स का वो आपको बताना है। तो प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटियस्ट, एंग्री, मोर, एंग्रियर। तो एंग्री होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, एंग्रियर, एंग्रियस्ट नहीं होता है। मैनी, मच मोर, मच मोस्ट, तो यहाँ पे मैनी भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मच मोर मोस्ट होता है, ठीक है। तो बैड, बैडर, बैडेस्ट भी नहीं होता। यहाँ पे आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बना, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिएस्ट, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव है आपका, पहला पॉजिटिव, फिर आपका कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो 94 क्वेश्चन है, इन विच मेथड टीचर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल मेथड। अब देखो ये बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे टीचर सभी विधियों के बारे में अवेयर रहता है, ठीक है। उसकी एक अवेयरनेस है सभी मेथड को लेकर के, अवेयर होकर के वो यूज करता है इन मेथड को। तो ये जो आपका पूछा गया ये इक्लेक्टिक मेथड से पूछा गया। इक्लेक्टिक मेथड या फिर अगर पूछेगा इक्लेक्टिक अप्रोच, दोनों सेम है। यहाँ पर क्या करता है कि टीचर ना एक सिंगल मेथड को फॉलो ना करके ना डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पे फॉलो करते हुए पढ़ाता है, तो ये इक्लेक्टिक अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। 95 है, विच अप्रोच मेक यूज ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स। किस अप्रोच में हम केयरफुली सिलेक्ट करते हैं और ग्रेड करते हैं किसी भी लैंग्वेज को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बना इसका, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। स्ट्रक्चरल में सिलेक्शन और ग्रेडेशन हम करते हैं।
नेक्स्ट है चूज द सफिक्स दैट सूट्स विद द वर्ड क्विक। अब देखो यहाँ पे ना क्विक में ऐसा सफिक्स आपको चुनना है जिससे कि एडवर्ब बन जाए। तो एडवर्ब में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे क्विक के साथ, क्विकली करेंगे। तो क्विकली में ly वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन ए क्विकली। ठीक है, आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। अब लर्निंग मटेरियल के बारे में सबसे सूटेबल क्या है कि ये लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, ये साइट्स ऑफ टू लैंग्वेज को प्रोवाइड करते हैं, ये रिडंडेंसीज लाते हैं या कंप्लीटली फुलफिल करते हैं एम को। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेसिकली यहाँ बताना था। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ना मटेरियल को यूज करने का यही होता है कि ये लर्निंग को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ये लर्निंग को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। बाकी हो सकते हैं लेकिन ए वाला सबसे अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है रीडिंग एज अ रिसेप्टिव स्किल बिकॉज ऑफ। अब देखो रीडिंग को हम रिसेप्टिव बोलते हैं, क्यों बोला जाता है रीडिंग को रिसेप्टिव, उसका रीजन बताना है। तो रीडिंग और जो हमारे लिसनिंग होती है वो दोनों रिसेप्टिव होती है। ठीक है, तो रिसेप्टिव इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पे प्रिडिकेटिव स्किल्स होते हैं। एक बच्चा डिटेल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, डिड्यूस करता है मीनिंग को। तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम यहाँ पे करेक्ट होगा, डी इसका हो जाएगा। बिकॉज देखो जब भी बच्चा रीड कर रहा है या अगर वो सुन रहा है तो उसमें क्या करेगा, डिड्यूस करेगा। मतलब मीनिंग को डिड्यूस करना मतलब निकालना, अर्थ निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कॉन्टेक्स्ट में अर्थ को निकालता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन को भी निकालता है यहाँ पे पढ़ करके, सुन करके, और प्रिडिकेटिव भी होता है। ठीक है, तो ऑल हो जाएगा इसका करेक्ट। 99 क्वेश्चन है टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में बताना है। तो टीपीआर जो है ये एक मेथड है इंग्लिश में और इसको दिया जेम्स एशर ने। यहां पर बताना है कि क्या इसका फायदा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से होता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नए मटेरियल को डायलॉग में फॉर्म किया जाता है। तो देखो यहां पर ना इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ओनली सी, डी नहीं होगा। बिकॉज हम टीपीआर में बच्चों को क्या करते हैं कि कमांड देते हैं। एक टीचर यहाँ पर है, ये अपने स्टूडेंट्स को यहाँ कमांड देता है और जैसे जैसे टीचर को बच्चे सुनते हैं, सुन करके वो वैसा वैसा उसको क्या करते हैं, लिसनिंग करके रिस्पॉन्स करते हैं। तो बेसिकली इस मेथड में बच्चा सुनता है बहुत ज्यादा और सुन करके ना मोटर एक्टिविटी से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लो पीटी होती है तो वहां पे कमांड जो टीचर देता है ना उसको बच्चा इंडिविजुअल या कलेक्टिवली उसको रिस्पॉन्स करता है सुन करके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हुआ करेक्ट। और ये जो टीपीआर मेथड है ये बेसिकली प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे ज्यादा यूज की जाती है। आगे बढ़ेंगे 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट इज बिगिन अर्ली इन द कोर्स ऑफ स्टडी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा मेथड है जहां पर बच्चों को शुरुआत में ही रीडिंग करने को दे दिया जाता है, पढ़ने को ज्यादा दे दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या बना, जीटीएम, साइलेंट वे, डायरेक्ट या ऑडियो लिंगुअल। तो ऑडियो लिंगुअल में हमें पता है कि ये फोकस किस पे करता है, ड्रिल पे, प्रोनाउंसिएशन पे और बार बार रिपीटिशन पे, हैबिट पे फोकस करता है ऑडियो लिंगुअल। और इसमें ज्यादातर बच्चा क्या करता है, सुनता है, लिसनिंग स्पीकिंग ज्यादा यहाँ पे होता है। तो रीडिंग का काम सबसे ज्यादा जीटीएम में है बिकॉज टेक्स्ट बुक पे ही टीचर डिपेंड रहता है पूरी तरीके से इस मेथड में। ठीक है, और टेक्स्ट बुक को ही शुरुआती समय में यहाँ पे सिखा दिया जाता है। साइलेंट वे क्या होता है, साइलेंट वे में टीचर साइलेंट होता है, स्टूडेंट्स एक्टिवली किसी भी लैंग्वेज टास्क को परफॉर्म करते हैं साइलेंट वे मेथड में। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड आपको पता ही है, डायरेक्ट मेथड का किसने दिया, बर्लिड्स ने दिया है। तो इसके ओरिजिनेटर याद रखना, मैक्सिमिलियन बर्लिड्स ने डायरेक्ट मेथड दिया है, जहां पर आप केवल टारगेट लैंग्वेज में ही सिखा रहे हो, आप बच्चों को लैंग्वेज को नेचुरली सिखाने पे फोकस करते हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर इसका फाइनली बना ऑप्शन ए। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस अब होते हैं कंप्लीट। आई होप कि ये पूरा सेशन आपने बहुत अच्छे से देखा हो, हर क्वेश्चन को आपने समझा हो, बिकॉज सारे क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेशन कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। एंड इसके साथ साथ पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिनका भी एग्जाम है रीट का,
सो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर लास्ट टाइम पे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, तब तक कीप वॉचिंग एंड बाय बाय सभी को।